नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है टेस्ट सीरीज में। और नौवा टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन के साथ मैं हाजिर हूं। जरा देखिएगा किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे गए। पहला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 26 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार, अनुच्छेद 26 आप लोग जानते हैं लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25 में है मेरे भाई, अनुच्छेद 25 में है। चल एवं अचल संपत्ति को अर्जित करने, बिल्कुल। संपत्ति के समुचित उपयोग करने, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूछ रहा है 26 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो ये जो बी है वो सही नहीं है, क्योंकि इस बात का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 25 में है। तो पहला प्रश्न का आंसर बी। अगर आपको याद हो तो आपको ऐसा बताया भी गया कि आप इस तरह से बातों को ध्यान रखें। अनुच्छेद 25 में 4 बातें हैं, अनुच्छेद 26 में भी 4 बातें हैं। दोनों अनुच्छेदों में सेम तीनों कंडीशंस है। 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। फिर क्या करना है? कौन सा सत्य है? अनुच्छेद 26 के आधार पर धार्मिक संस्थाएं आयकर के दायरे में आती है, ये तो गलत है। धार्मिक संस्था आयकर के दायरे में आ ही नहीं सकती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। एक काम करें, एक काम करते हैं, ये पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? गलत है। तो इसके आधार पर आंसर ढूंढे क्या? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब अपने को बी और डी में से आंसर निकालना है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, यह अनुच्छेद 27 में ऐसा लिखा हुआ है, राज्य किसी भी व्यक्ति को जजिया टाइप के कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो केवल बी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर भी बी है। जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उन संस्थाओं का प्रबंधन करने, जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जित करने, चल व अचल संपत्ति अर्जित करने तथा उन संपत्ति के समुचित उपयोग का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26। प्रश्न का आंसर एक बार फिर से बी 25। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। सिख धर्म के लोगों के द्वारा कृपाण को धारण करना, उनके धर्म के अनुरूप आचरण है, अधिकार देता है अनुच्छेद 25। हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, इस बात का उल्लेख करता है 25। हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख भी आते, जैन भी आते, बौद्ध भी आते, इस बात का उल्लेख करता है 25। 27 अभी देखा ही था। 28 क्या कह रहा है? सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। प्रश्न के हिसाब से आंसर बी। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? अरुणा रॉय मामले में यह निर्णय दिया गया कि पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग माना जाए। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में इस बात का उल्लेख है। फिर आप जरा देखिएगा कर्नाटक वाला मामला, जिसके अंतर्गत एसआर बॉम्बे वाला मामला, जिसके अंतर्गत पंथ निरपेक्षता को फिर आधारभूत ढांचा माना, एसआर बॉम्बे बनाम कर्नाटक 1994 का मामला, और ये अरुणा रॉय 2002। इन सब मामलों में पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। बिल्कुल सही बात है। किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
किसी भी व्यक्ति को आप मजबूर नहीं कर सकते हो, ऐसा अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है। सत्य कौन सा है? दोनों सत्य है। प्रश्न का आंसर क्या हो गया? सी। ध्यान रखिएगा। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य है भाई साहब? सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि तथा सभ्यता नहीं, क्या होना चाहिए? संस्कृति। कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 29 में। तो भाई साहब पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है और अपने को सत्य टालना है। तो सत्य टालना, पहला स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर निकाले क्या? पहला स्टेटमेंट इसमें है तो ये हो नहीं सकता, पहला स्टेटमेंट इसमें भी है, ये भी हो नहीं सकता, पहला स्टेटमेंट इसमें भी है, ये भी हो नहीं सकता। देखिए दोस्तों, बिना दोनों विकल्पों को पढ़े हुए हमने आंसर निकाल दिया 2 और 3 क्योंकि पूछा सत्य कौन सा है और पहला गलत है, तो पहला जहां जहां पर गलत है उसको मैंने गलत कर दिया। ये प्रश्नों को हैंडल करने का एक तरीका है। जरा देख लेते। किसी भी शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा स्थापित हो अथवा सरकार द्वारा पोषित हो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 28 में ऐसा लिखा हुआ है। एसआर बॉम्बई बनाम कर्नाटक राज्य मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना माना। बिल्कुल माना 1994 में। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? बी। कैसा तरीका बताया मैंने? एक पता है उससे आपने 3 आंसर निकाल दिए। चलिए सर, मैच कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है यार। ये समानता का अधिकार 14 से 18 है भैया, तो ए में 4। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, मतलब 3। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 26 लिख दिया, 25 से 28 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, 25 से 28 तो भी 1 है। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 पहले ऑप्शन में ही है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया भैया? 1 4 3 1 2। समझ में आ रहा ना? देखिए मैंने कहा भी है ऐसा प्रश्न आ सकते हैं। कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। बिल्कुल है साहब, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 उनको यह अधिकार देता है। वर्ष 1951 में अनुच्छेद 31A एवं 31C नए अनुच्छेद जोड़े गए। 31A जोड़ा बिल्कुल सही बात है, पर 31C थोड़ी जोड़ा गया। 31C तो 25वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा जी की सरकार के द्वारा 1971 में, जिसके तहत 39B व 39C को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। बिल्कुल था साहब, ठीक है। तो क्या करना है? असत्य कौन सा? असत्य आ गया ना अपने सामने, बी। ये ऐसे आप पढ़िए यार, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा आप। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31 को समाप्त किया गया? बिल्कुल बहुत सिंपल सा है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। 1978 में हुआ था, लेकिन लागू 79 में हुआ था। लागू 79 में हुआ था, ये ध्यान रखना। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया अपना सी। 36वां संविधान संशोधन आपको बताया था, सिक्किम के शहर राज्य का दर्जा खत्म किया गया था। अनुच्छेद 2A को खत्म किया गया था। भारतीय संविधान की अनुसूची 10 को खत्म किया था, बताया था आपको। 42वां बताने की जरूरत ही नहीं है, कितने सारे 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। 42वां तो आमूलचूल परिवर्तन वाला है, अलग से कभी क्लास भी लेंगे इसके ऊपर। 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में हुआ था, 21A नाम का अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो अपने प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 में लागू हुआ। बिल्कुल गलत है। 44वां संविधान संशोधन जून 1979 में लागू हुआ।
ये ऐसे प्रश्नों को बचने के लिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि 42वां संशोधन 77 में, आज तक हम 76 पढ़ते, 76 में हुआ था। 44वां संशोधन 78 में हुआ, लागू 79 में हुआ। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो पहला ही गलत है यार। 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया, बिल्कुल। इस विधिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300A में, तो फिर असत्य कौन सा, पहला ही है। तो प्रश्न का आंसर हो गया ए, है कि नहीं? अच्छा प्रश्न, इस तरह से आप पेपर देते रहे मेरे भाई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने अनुच्छेद 31 को संविधान पर काला धब्बा की संज्ञा बेगम अयाज रसूल ने दी थी, जो कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी और ये मुस्लिम लीग से भी थी। अनुच्छेद 31B में उल्लेखित है कि राज्य संपत्ति के समुचित प्रबंधन तथा लोकहित में उसके उपयोग हेतु वह संपत्ति अधिकृत कर सकता है। ये बात अनुच्छेद 31A में उल्लेखित है मेरे भाई। 31B में तो ये उल्लेखित है कि कुछ कानून ऐसे होंगे जो पार्ट 3 से मेल नहीं खाते हैं, इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट 3, फिर भी उन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो भाई साहब पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तो फिर करना क्या है? असत्य टालने हैं भाई साहब। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31C नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया। अभी आपको बताया था 1971 में इंदिरा जी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया। 39B व C को प्राथमिकता दी थी। तो असत्य कौन सा? पहला और दूसरा असत्य है, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर ए है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अनुच्छेद 31 को पूंजीवाद का घोषणा पत्र कहा? यही तो कहा था सिब्बल लाल सक्सेना ने। संविधान सभा में ये प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने कहा कि ये पूंजीवाद का घोषणा पत्र है, और बेगम अयाज रसूल ने इसे काला धब्बा बताया था। बिल्कुल इसका आंसर बी है। निम्न में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स पेंशन, ये तो भाई साहब 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में समाप्त की गई, और ऐसा काम एक ही व्यक्ति कर सकता था, और वो है इंदिरा गांधी। 24वां संविधान संशोधन जानते हैं ना आप, भूले तो नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 13 में 13(4) नाम की धारा जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से होंगे, उनको विधि शब्द की परिभाषा से बाहर किया था। और दूसरा अमेंडमेंट अनुच्छेद 368 में किया गया। क्या किया गया 368 में अमेंडमेंट? अनुच्छेद 368 में अमेंडमेंट करके राष्ट्रपति के हाथ बांध दिए गए। किस संदर्भ में हाथ बांध दिए गए? संविधान संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के संदर्भ में अनिवार्यता लागू कर दी गई। 25वां भी आपको बताया था। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया अपना सी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई साहब, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31C में प्रावधान किया गया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात 44वें के द्वारा नहीं हुई थी, ये बात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी। आपको मालूम होनी चाहिए, ये 44वें के द्वारा नहीं हुई थी, ये 42वें के द्वारा हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और अपने को क्या करना है? सत्य टालना है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई, बिल्कुल दी गई थी, और कई सारी बातें खारिज भी की गई, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तो केवल 2 सही है, तो केवल 2 सही, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच कीजिए अनुच्छेद 31। अच्छा, तो ए में 3 हो गया, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, बिल्कुल। 31A में राज्य संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है, बिल्कुल 1 हो गया। 31B में विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, मतलब इस संदर्भ में बनाई गई विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 31D में यह था, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों वाले कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये 31D में था, जिसे 43वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। तो 3-1-4-2 ये आपका ऑप्शन है बी,
3-1-4-2। आगे बढ़े जरा। निम्न में से उच्चतम न्यायालय की कौन सी रिट का शाब्दिक अर्थ शरीर सहित उपस्थित करना है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। इसका मतलब है शरीर समेत उपस्थित कीजिएगा। और उत्प्रेषण का मतलब है रोकना, सर्सियोरी। को वारंटो का मतलब अधिकार प्रच्छा, किस अधिकार से? किस अधिकार से? ठीक है। और परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो आपको बता रखा है, एक एक याचिका का शाब्दिक अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर आपके बी। नेक्स्ट प्रश्न जरा देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य टालना है। पहला लिखा, उत्प्रेषण याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। उत्प्रेषण का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो याचिका है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो पहला गलत है तो अपने को गलत ही तो टालना है। तो इसी के हिसाब से आंसर तो आ गया ये। दूसरा क्या लिखा? बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में हैबियस कार्पस कहते हैं। बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। बिल्कुल सही है। तो असत्य कौन सा है? असत्य है भाई साहब इसमें ए। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए था, इसकी जगह पर उत्प्रेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का, बिल्कुल, क्योंकि अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा का माध्यम है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कहा। प्रतिषेध व मैंडेमस याचिकाएं न्यायिक संस्थाओं को जारी की जाती, बिल्कुल गलत है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण वो जो है न्यायिक संस्थाओं को जारी की जाती है। मैंडेमस तो किसी भी संस्था को जारी की जा सकती है। तो बी तो गलत है। अपने से यही पूछा है। एडीएम जबलपुर मामले में हैबियस कार्पस याचिका को खारिज कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। 1976 में एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला का मामला है ये। तो गलत आपके भाई साहब हो गया बी। प्रश्न का आंसर है बी। एक बार फिर से मैच करने के संदर्भ में है। मैंडेमस मतलब परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं, नंबर 4। ओके। हैबियस कार्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी शरीर समेत उपस्थित कीजिए, मतलब 3। सर्सियोरी यानी उत्प्रेषण यानी रोकना, बिल्कुल। को वारंटो यानी अधिकार प्रचा यानी किस अधिकार से? तो बिल्कुल 4-3-1-2। 4-3 4-3 ओ ये गड़बड़ हो गया भैया। ऑप्शन सही नहीं है। मैंडेमस यानी परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, 4 नंबर सही है। हैबियस कार्पस यानी शरीर समेत उपस्थित कीजिए, 4 में 3 बिल्कुल सही। सर्सियोरी मतलब रोकना, सर्सियोरी मतलब रोकना, बिल्कुल ये 1। को वारंटो यानी अधिकार प्रचा यानी किस अधिकार से? 4-3-1-2। 4-3-1-2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 4-3-1-2 इसका सही आंसर है। 4-3-1-2 इसका सही आंसर है। 4-3-1-2 ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 4-3-1-2 इसको एक बार वापस चेक कर लेंगे, क्या गलती तो नहीं कर रहे? मैंडेमस यानी परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं यानी 4। हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी शरीर समेत हाजिर करो, तो 4 और 3 तो सही है बकायदा। सर्सियोरी यानी उत्प्रेषण यानी रोकना, बिल्कुल इसमें ऑप्शन सही नहीं है। को वारंटो यानी अधिकार प्रचा यानी किस अधिकार से, तो बिल्कुल 4-3-1-2 इसका सही आंसर है। ये गलती से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैं मानता हूं इस संदर्भ में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, पर ऑप्शन इसके सही आंसर है 4-3-1-2। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल कर लेते हैं। अनुच्छेद 32(3) में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति, अरे राष्ट्रपति कहां विधि बनाएगा? विधि बनाने की पावर संसद के पास है।
बनाकर किसी अन्य न्यायालय को याचिका जारी करने का आदेश दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, पर पावर संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। सत्य टालना है तो पहला तो गलत है भाई साहब। फिर कोई भी संस्था अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसे रोकने के लिए प्रोहिबिशन याचिका जारी की जाती है। बिल्कुल जारी की जाती है। प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण तब ही जारी की जाती है जब कोई संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है। तो सत्य तो भाई साहब इसमें दो ही है, केवल दो इसका आंसर है, यानी बी। बिल्कुल, तो केवल दो यानी बी इसका सही आंसर है। अरे ये तो मैच करने के संदर्भ में मैच ही मैच खिला रहा है यार हमसे। क्या है? बंदी प्रत्यक्षकरण यानी हैबियस कार्पस यानी दो। बिल्कुल। उत्प्रेषण यानी सर्स्योरी यानी एक। परमादेश यानी मैंडेमस यानी चार। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन यानी तीन। चार, दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, ऑप्शन नंबर बी। दो एक चार तीन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओहो, बहुत बड़ा है। असत्य कथन छांटना है भाई साहब। संविधान के अनुच्छेद 35 में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 तथा 34 के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार संसद। अरे 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 अरे, संसद एवं राज्य विधानमंडल नहीं है, केवल संसद को ही है भाई साहब। पहला स्टेटमेंट गलत है। बिल्कुल, सब कुछ ठीक ठीक लिखता 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 राष्ट्र में राज्य विधानमंडल को दे दिया। आप जानते हैं ऐसा राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता। मार्शल लॉ के तहत मौलिक अधिकारों की नुकसान की भरपाई हेतु राष्ट्रपति कानून बना सकते। अरे राष्ट्रपति कभी कानून बनाते ही नहीं है। ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में लिखी हुई है, लेकिन पावर किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ये भी स्टेटमेंट गलत है भाई साहब। मार्शल लॉ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 34 में किया गया, बिल्कुल किया गया है। तो सही कौन सा है कि नहीं? असत्य कौन सा है? पहला और दूसरा असत्य है भाई साहब। पहला और दूसरा यानी ऑप्शन नंबर ए। पहला और दूसरा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रह जाएगा। आगे बढ़े। निम्न में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन से प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 एवं 30। ये ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 17 गलत हो गया, 14 गलत हो गया, 15, 16, 19, 29 तथा 30। क्या बात है! 15, 16, 19, 29 और 30 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। बड़ा अच्छा प्रश्न है। चलिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जनहित याचिका की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई। जनहित याचिका मतलब लोगों के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उनके ब्याह पर कोई भी व्यक्ति, सामाजिक संस्था, समाचार पत्र की खबर को अगर कोर्ट एंटरटेन करता है तो उसे हम लोग PIL लोकहितवाद कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट USA से लिया गया है भाई साहब। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ब्रिटेन से नहीं लिया गया। PN भगवती को भारत में लोकहितवाद का जनक कहते हैं। 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। बिल्कुल, इनको लोकहितवाद का जनक कहते हैं, गरीबों का मसीहा कहते हैं। 1978 में भारत में PL की शुरुआत मानी जाती। बिल्कुल, बेगम हुस्न आरा वर्सेस स्टेट ऑफ द बिहार। कौन सा? बेगम हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। मामला 1978। यहीं से भारत में लोकहितवाद की शुरुआत मानी जाती। बिल्कुल सही है। और इस मामले में कपिला हिंगो रानी एडवोकेट थी। कौन? कपिला हिंगो रानी। और उन्हें भारत में हम क्या कहते हैं? लोकहितवाद की जननी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है ये बात। पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो स्टेटमेंट नंबर ए फॉल्स है भाई साहब। आगे बढ़ो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। कपिला हिंगो रानी को भारत में जनहित याचिकावाद की जननी कहा जाता है। बिल्कुल, उन्होंने गरीबों के लिए कई सारी PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। और सुप्रीम कोर्ट में ये पहली महिला है
एडवोकेट जिनका फोटो सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लगा हुआ है, इतना बड़ा योगदान है। एसपी गुप्ता मामले में लोकहितवाद को भारतीय संदर्भ में परिभाषित किया, बिल्कुल। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 के मामले में इसे डिफाइन किया गया। पीएल की शुरुआत मानी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर है डी। 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। लास्ट प्रश्न क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करते हैं, और उनमें से अपने को सत्य टालना है। नीति निदेशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है, इन्हें लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। आयरलैंड से लिए गए नीति निदेशक तत्व 1935 के अधिनियम में इनका उल्लेख है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक इन्हें इसलिए कहते हैं कि नीति निदेशक तत्वों के कई सारे अनुच्छेदों में ऐसे प्रावधान मिलेंगे जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित होता है। 1935 के अधिनियम में नीति निदेशक तत्वों को निर्देशों के उपकरण कहा गया था। बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस कहा गया था। बिल्कुल कहा गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस कहा गया था। बिल्कुल कहा गया था। दूसरे स्टेटमेंट सही। संविधान के भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में लिखी हुई है कि भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है। इसका मतलब सही कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर डी है। ये और भी अच्छे लेवल का पेपर है यार, बड़ा मेहनत से बनाया गया है, बहुत समय लगा इसको सॉल्व करने में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पेपर को अटेंड करते समय आनंद लिया होगा। एक आध कोई कभी कभी खामी रह जाती है, बाकी पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।